बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया के बेशुमार एग्ज़ाम सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बड़ी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सर्विसेज एग्ज़ाम्स की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशंस, CSS, या इवन आप अगर स्टूडेंट हैं, आप किसी मुकाबले के इम्तहानात में बैठ रहे हैं, तो आपको बेशुमार दफ़ा MCQs के एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ेगा। तो आज हम MCQs को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स के ऊपर, बल्कि एक पूरे प्रोसेस पे जो एक रिसर्च बेस्ड प्रोसेस है उसके हवाले से बात करेंगे। MCQs में कामयाबी हमारी तैयारी के तरीके पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। यानी अगर हमने समझ के पढ़ा है, ड्यूरिंग लेक्चर्स क्लास में अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, या जब हम तैयारी कर रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स की अपने जो सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, और अगर हमने समझ के पढ़ने की कोशिश की है, तो बहुत हद तक चांस है कि हमारा MCQs का जो पेपर है उसकी अटेम्प्ट एक्सीलेंट होगी। MCQs सॉल्व करने के लिए जो सबसे बड़े कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें से एक है टाइम कॉन्स्टेंट। अमूमन आपके पास पर MCQ यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपके पास टाइम है दैट विल बी 60 सेकंड्स या 60 टू 70 सेकंड्स, या इवन इससे कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपने हर एक क्वेश्चन को इतने महदूद से टाइम के अंदर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस की बात करेंगे आज। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है, जो पहला पॉइंट है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। हमें बहुत दफ़ा क्वेश्चंस के आंसर आते होते हैं, लेकिन स्टिल हम गलत कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ जाएंगे तो हमारी आधी मुश्किल हल हो जाएगी। दूसरे पे ये है, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ चुके हैं तो सजेस्ट एन आंसर विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस। आप वो ऑप्शन, वो जो आंसर आपके जहन में आया है, वो अपनी रफ शीट पे लिख भी सकते हैं, लेकिन ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम बिफोर योर एग्ज़ाम। बेहतर है कि उसे सिर्फ माइंड के अंदर ही रखें, क्योंकि क्विकली आप तभी कर पाएंगे जब आप ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो आंसर आपके माइंड में आया है वो माइंड में ही रखें, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाएं। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ लुकिंग एट दी ऑप्शंस। अगर तो उन ऑप्शंस के अंदर जो आपने पहले स्टेप नंबर 2 के अंदर जो आपने आंसर सजेस्ट किया है अपने माइंड के अंदर, अगर उस आंसर के साथ अगर एग्जैक्टली कोई आंसर मैच कर रहा है उन ऑप्शंस में से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये तो बात हो गई और फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह, यानी कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी और विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस अगर आपने उसका आंसर सजेस्ट कर लिया है, तो ये तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली MCQs थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम छुपी होती है दैट इज़ इन दोज इनकरेक्ट ऑप्शंस जो कि करेक्ट ऑप्शन के साथ मौजूद होते हैं। अब नंबर 4 स्टेप में आप जब ऑप्शंस रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस, आंसर के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें 1, 2 या इवन 3 ऑप्शंस भी 4, 5 में से, वो आपको स्ट्रेट वे पता चल जाता है देखते ही कि ये रॉन्ग हैं। उनको तो आप माइंड में पहले ही एलिमिनेट कर दें कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बचते हैं 2 या इवन 3 भी हो सकते हैं ऐसे ऑप्शंस जो कि उनमें से आप डिसाइड नहीं कर पाते इतना इजीली कि आंसर कौन सा है। ऐसे ऑप्शंस को हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने उन डिस्ट्रैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है। अब डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसके साथ मिलता जुलता आंसर साथ एक और दे दिया जाता है। उसमें मसलन एक ग्रामेटिकल मिस्टेक डाल दी जाएगी या कोई एक फैक्ट गलत डाल दिया जाएगा, लेकिन इतना ट्रिकी होता है उसके अंदर जो गलती होती है उसको पहचानना इतना ट्रिकी होता है कि आप फील करते हैं कि वो आंसर भी करेक्ट हो सकता है। अब उसका जो डिस्ट्रैक्टर में से आपने एलिमिनेट करने हैं डिस्ट्रैक्टर्स, इसका बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है उस टॉपिक के ऊपर। लेकिन उसके साथ
आप एक टेक्निक भी अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज़ टू लुक एट द ग्रामर। मिसाल के तौर पे आप जब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें किसी चीज़ का जिक्र है सिंगुलर के तौर पे, और आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एक तो सिंगुलर वाला है और दूसरा एग्जैक्ट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है कि उसमें जो स्टेटमेंट थी आपकी क्वेश्चन की वो सिंगुलर में थी, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये प्लूरल में हो, यानी इसमें ग्रामर जो यूज़ हुई है, जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं, जो टेंसेस यूज़ हुए हैं, वो हो सकता है कि अगेंस्ट दी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हूँ। तो आप इस तरह से ग्रामर देखते हुए भी आप अपना जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात फैक्ट्स गलत डाल दिए जाते हैं, यानी कि आप हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर बात करें, अगर पाक स्टडी का पेपर है या कश्मीर स्टडी का पेपर है, तो उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि जो करेक्ट आंसर्स, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है उसमें साल और महीना करेक्ट दिया हुआ हो और दिन एक आध दिन के वक्फे से गलत डाल दिया जाए, तो आपने उसका आंसर अपने बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से करना है। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के लिए कोई इस तरह की कोई ट्रिक मौजूद नहीं है कि अगर इस तरह की कोई डेट्स दे दी जाती हैं, किसी इवेंट के बारे में पूछा जाता है और आपको बिल्कुल ही अगर क्लू नहीं है, तो आप कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हुए वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, जो आपने उसके बारे में पढ़ा है। अगर उसमें से आपको कोई चीज़ उस तरह से याद है तो आप कर लेंगे। डिस्ट्रैक्टर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह एट द एंड कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ। अब अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने एक बात की है कि MCQs के लिए हमारे जो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है, तो इसलिए इफ़ेक्टिवली विद इन टाइम आप MCQs को सॉल्व करने के लिए अपने पेपर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब पहली दफ़ा जब आप गो थ्रू करेंगे, इन फर्स्ट गो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, आप एक दफ़ा गो थ्रू करें और जो आंसर्स 100% आप श्योर हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में, वो आप पहली गो में सॉल्व कर दें। अब आप उस पहली गो में ये फील करेंगे कि देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक वो जिन पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो आप सॉल्व कर लेंगे, और दूसरे वो जिनके बारे में आप कंप्लीटली क्लूलेस हैं। अब इसमें से जो सेकंड गो है आपकी, उसमें आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करने से आप उनके आंसर्स सॉल्व कर लेंगे इजीली। लेकिन ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है सेकंड और थर्ड, इसके दौरान आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इससे आप साइकोलॉजिकली टेंस होंगे और आपका जो पेपर है ओवरऑल वो ख़राब हो जाएगा। तो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे सेकंड गो के अंदर, और उसके बाद फिर थर्ड जो गो है आपकी, उसमें उन क्वेश्चंस की तरफ आएँ जिनके लिए आप कंप्लीटली क्लूलेस थे, और उसमें फिर आप अगर तो जानते हैं, अगर आप फोकस करके उसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर नहीं तो उनको भी आपने खाली नहीं छोड़ना। उसके लिए एक चीज़ जो कि ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती, लेकिन एज अ लास्ट रिसॉर्ट, क्योंकि आपने खाली तो नहीं छोड़ना है उसको, क्वेश्चन के आंसर को खाली तो नहीं छोड़ेंगे आप, सॉल्व तो आपने करना है। तो उसके लिए आप एक पैटर्न देखने की कोशिश करें। अमूमन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें बाज़ औक़ात पैटर्न भी फॉलो किया जाता है। ये हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन समटाइम्स यू माइट सी अ पैटर्न इन द आंसर। जो आपने 100% श्योरिटी के साथ जो हिस्सा सॉल्व किया है आपने क्वेश्चन पेपर का, उसमें अगर आप देखते हैं कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी 5 क्वेश्चंस हैं, उन 5 में से पहले का आंसर है ए, दूसरे का बी, तीसरे का अगेन ए, चौथे का सी और पाँचवें का डी। और ये पैटर्न अगर आप देखते हैं 5-6 जगहों पे आपके पेपर के अंदर फॉलो हुआ है, तो आप जो जिन क्वेश्चंस के बारे में 100% क्लूलेस हैं उनका आंसर भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दे दें। वरना कोई एक एजुकेटेड गैस आप लगा दें जो आप समझते हैं कि मोस्ट करेक्ट होगा,
उसे सेलेक्ट कर लें, लेकिन पेपर आपने खाली नहीं छोड़ना, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। आपने सारे पेपर सॉल्व करने हैं। हाँ, ये चीज़ आपको हांट कर सकती है नेगेटिव मार्किंग के अंदर। अगर आपके उस एग्ज़ाम सिस्टम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें आप फिर एहतियात से काम लेंगे। अब हम आते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। तो उसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा पाक स्टडीज़ से और दूसरी है केमिस्ट्री से, जो कि मेरा सब्जेक्ट है अपना। तो पाक स्टडीज़ की एग्ज़ाम्पल, जिन्ना की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या, इन गिवन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि जिन्ना की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या कौन सा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1930 का खुतबा अला आबाद, दूसरा है 1928 के 14 निकात, तीसरा 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत, और चौथा 1890 में बार एट लॉ। अब इसको हम देखते ही जब हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे आएंगे, अगर हमें आंसर इन फर्स्ट गो नहीं पता, तो अब हम इनमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो गए, बिकॉज़ 1930 का खुतबा अला आबाद डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमान ने पेश किया था, जिन्ना ने पेश नहीं किया था। नंबर 2, कायद आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 1876। सो 1876 से 1890 ये तकरीबन बनते हैं 14 साल। तो 14 साल में बार एट लॉ नहीं हो सकता। सो ये दो तो हमने निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिए। अब 1928 के 14 निकात नंबर 2 और नंबर 3 है जो ऑप्शन 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत। तो इन दो में से अब हम देखेंगे कि वाक़यात तो दो उन्हीं के साथ ही मुंसलिक हैं। 14 निकात भी कायद आज़म ने पेश किए, बड़े मशहूर हैं, और मुस्लिम लीग में शमूलियत भी की। तो इन में से देखेंगे कि साल कौन सा करेक्ट है। सो द करेक्ट ईयर यहाँ पे 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत की थी कायद आज़म ने। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन आवर बैकग्राउंड नॉलेज। जबकि 1928 में 14 निकात नहीं पेश किए थे, बल्कि 1929 में थे। तो ये जो पॉइंट, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट वी मे कैटेगराइज इट एज अ डिस्ट्रैक्टर। सो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत। इस तरह से हम एक बात करते हैं केमिस्ट्री की एग्ज़ाम्पल की। तो उसमें एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ कंपाउंड इज़, गिवन ऑप्शन में से कंपाउंड बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3, नंबर 2 हाइड्रोजन H2, नंबर 3 सोडियम, यानी उसका सिंबल है Na, और नंबर 4 नन ऑफ दीज। अब इसमें जो नन ऑफ दीज है, इसने तो हमारा काम आसान कर दिया कि इसको छोड़ के हम बाकी 3 को देखते हैं। तो अब इन 3 में से अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली कंपाउंड केमिकल कम्बिनेशन होती है 2 और मोर एलिमेंट्स की इन अ फिक्स्ड रेशो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन है एक दूसरे के साथ। नंबर 2 ऑप्शन है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। और नंबर 3 है सोडियम। अब इसमें से सोडियम तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सोडियम इज़ नॉट अ कंपाउंड, इज़ नॉट अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर एलिमेंट्स। तो सोडियम को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास बच के सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और H2। अब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और H2 में से H2 भी कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन पे नहीं आता। इट इज़ अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 सेम एटम से मिलके बना है। जबकि SO3 2 डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है और वो फिक्स्ड रेशो में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड हैं। सल्फ़र का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन में किसी भी तरह से हम देखते हैं, जो बेसिक रूल है इसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का, वो है इसकी अच्छी तैयारी। जितना आपने अच्छा पढ़ा हुआ होगा, जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, पढ़ने का मतलब इज़ नॉट
रटाफिकेशन। क्रैमिंग एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है, आपको हो सकता है एक शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन क्रैमिंग इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। समझ के अगर आपने पढ़ा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं किसी टॉपिक के हवाले से, तो आप उसके MCQs भी बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।